नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजनेता से वकील बने अरविंद केजरीवाल की। 9 अप्रैल के बाद अरविंद केजरीवाल को दलील रखने का जो समय दिया गया था उसकी तारीख थी 13 अप्रैल। तो आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट की महिला जज स्वर्णकांता शर्मा के जो बेंच थी उसमें उपस्थित हुए, अपनी दलीलें रखी और जो दलीलें रखी उसके बाद में एक निष्कर्ष जिस पर हम लोग पहुंच सकते हैं वो ये है कि राजनेताओं के लिए यह सुविधा है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जज बदलवा सकते हैं, वो दबाव डाल सकते हैं। क्या होगा हम उसके ऊपर नहीं जाते, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक या हम कहें कि हाई कोर्ट तो फिर भी जो है वो आम नागरिक पहुंच जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बहुत मुश्किल से जो है वो आम आदमी की पहुंच होती है। लेकिन राजनेताओं के लिए वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए प्रक्रिया होती है कि पहले आपको ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट जाना है, फिर आपके खिलाफ जो फैसला आएगा, अगर आपको लगता है कि आपका फैसला उस फेवर में नहीं है तो फिर आप ऊपरी अदालत में उसको चैलेंज कर सकते हैं। वहां पर भी अगर आपको जो है वो राहत नहीं मिलती है या आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप फैसला जो है उससे सहमत नहीं हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो और फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस जो है वो याचिका जाती है लोअर कोर्ट में। लेकिन राजनेताओं के लिए यह सहूलियत है कि वो सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, भले ही वो कितनी भ्रष्टाचारी हो या किसी भी तरीके से वो क्राइम में इन्वॉल्व हो। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का जो मामला है, ये मामला जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम कई बार जो है वो इसकी बात भी कर चुके हैं। तो आज पहले हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या मांगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रिक्यूजल की जो है वो डिमांड रखी। अब रिक्यूजल की डिमांड वो चाहते हैं कि स्वर्णकांता शर्मा इस केस से पीछे हट जाए, उसकी सुनवाई नहीं करें, क्योंकि इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी तो जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है उपाध्याय, आई थिंक देवेंद्र उपाध्याय उनका नाम है, उन्होंने उसको खारिज कर दिया था। और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल उपस्थित हुए, उन्होंने दलील दी कि उनकी जो ये डिमांड है उसको पूरा किया जाए। लेकिन दलीलें क्या दी? तो दलीलें जो थी वो ये थी कि स्वर्णकांता शर्मा किसी भी तरीके से एक विशेष विचारधारा के कार्यक्रम में उपस्थित होती है 3 से 4 बार। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस आधार पर किसी जज के पक्षपाती होने के ऊपर आरोप लगा सकते हैं क्या, कि वो उस विचारधारा से आती है? अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, वो विचारधारा के आधार पर फैसला देता है या फिर गवाहों पे, साक्ष्यों पे या सबूतों के आधार पर फैसला देता है? और अगर ऐसा होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से आता है, तो फिर इस तरीके से तो जेएनयू से या लेफ्ट विचारधारा से जो अर्बन नक्सली निकलकर आते हैं, जो इन पदों तक पहुंच जाते हैं, फिर तो वो सारे के सारे जो है वो बायस होने चाहिए। और इस तरीके से तो फिर जो है वो कानून चलेगा ही नहीं, क्योंकि सब जो है वो ये कह सकते हैं खड़े होकर कि ये इस विचारधारा से नहीं है, इसलिए हमें हमारी विचारधारा के हिसाब से जो है वो जज चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ये अरविंद केजरीवाल के मामले में जो है वो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब अरविंद केजरीवाल इस वक्त कौन सी मानसिकता में है और वो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का पहला कारण है ट्रैक रिकॉर्ड। अब ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है, क्योंकि ईडी अरविंद केजरीवाल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, ये मैं मेरी तरफ से जोड़कर नहीं कह रहा, जो आज की दलील थी कि ये ईडी और सीबीआई का फेवर करती है ये कोर्ट। अब ईडी और सीबीआई का फेवर करती है तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो कहना चाह रहे थे कि जो स्वर्णकांता शर्मा है वो पहले से ही मन बनाकर बैठी है कि अरविंद केजरीवाल दोषी है। अब हम आते हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो अरविंद केजरीवाल बिना अदालत गए हुए शीला दीक्षित जी को करप्टेड कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को यह लगता है कि उनको आरोपी बना दिया तो फिर शीला दीक्षित को किस हैसियत से, वो तो मामला कोर्ट में भी नहीं गया और अरविंद केजरीवाल उसको कोर्ट में लेकर भी नहीं गए।
वो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते थे और शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की बात करते थे। लेकिन बात होती है नैतिकता की कि जब मामला खुद पर आ जाए तो फिर जो है वो दाव उल्टा पड़ जाता है। और ये अरविंद केजरीवाल आरोप लगाना और फिर भाग जाना, और कई बार वो जो है वो भरे मन से एक्सपोज भी हुए हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के करप्शन के मामले में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और जांच में कुछ नहीं पाया गया, वो बिल्कुल जो है वो कट्टर ईमानदार है, खुद ही सर्टिफिकेट दे देते थे। तो फिर आज जो है वो अदालत के ऊपर अरविंद केजरीवाल किस हिसाब से आरोप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं जिस तरीके से, तो जिस ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था, स्वर्ण कांता शर्मा की इसी अदालत ने इससे पहले एक बार एक ऐसा फैसला दिया था जो अरविंद केजरीवाल के फेवर में था, और कम से कम 4 से 5 बार ऐसा था जो ईडी और सीबीआई के फेवर में था। अब उससे अरविंद केजरीवाल को लगता है कि शायद जो है उनकी बात यहां पर जो है वो पूरी नहीं होने वाली जो वो चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला था बिना ट्रायल कोर्ट के, क्योंकि अभी ट्रायल तो शुरू ही नहीं हुआ था, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल और साथियों को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो क्या ईडी और सीबीआई को यह अधिकार नहीं है कि वो हाईकोर्ट का रुख कर सके? क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए ही है? और जब अरविंद केजरीवाल के लिए है तो अरविंद केजरीवाल ईडी के बार बार सम्मन देने के बावजूद और लगभग 9 सम्मन देने तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने उपस्थिति नहीं हुए और वो मीडिया के सामने ये कहते रहे कि वो कट्टर ईमानदार है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब सवाल यह है कि ईडी के सामने उपस्थित क्यों नहीं हुए? फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, क्योंकि चैलेंज किया गया था कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो अवैध थी। लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो वैध थी। और आपने देखा होगा आम आदमी अगर 3 नोटिस तक अगर वो नहीं जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे चूंकि अरविंद केजरीवाल का मामला है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लेते हैं कि स्वर्ण कांता शर्मा एक विचारधारा से आती है, लेकिन यह मामला अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी तो चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की कई बार जमानत याचिका खारिज की। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मनीष सिसोदिया की तो लगभग 2.5 साल तक जमानत ही नहीं ली। अब हम आते हैं थोड़ा सा गवाहों पे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक दलील यह भी दी कि 5 मिनट में जो है वो गवाहों के बयान लिए और उन्होंने मान लिया कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है। तो अगर 162 और 164 जिसमें गवाहों के बयान लिए जाते हैं, तो गवाह को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना होता है और मजिस्ट्रेट ये पूछते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। तो इसमें ईडी और सीबीआई का काम था कि गवाहों को वहां तक लेके जाना। मजिस्ट्रेट ने उनके बयान लिए। अब मजिस्ट्रेट ने जब उनके बयान लिए तो आप आरोप जो है वो ईडी और उस पे सीबीआई पर कैसे लगा सकते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ईडी और सीबीआई जो है वो किसी के कहने पे काम नहीं करती, क्योंकि इस देश में आजादी के बाद से कानून को सभी राजनेताओं ने, सभी राजनीतिक दलों ने अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी किया, जो भी कर सकते थे वो सब कुछ किया है 1947 से अब तक। और यही एक वजह है कि आज आकंठ अगर आप देखोगे तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात होती है और गांव के नुक्कड़ पे बैठा व्यक्ति भी जो है वो इस तरीके की बात करता है। क्यों करता है? इसका ताजा उदाहरण आपने देखा यशवंत वर्मा, एक व्यक्ति जिसके स्टोर रूम से या कहीं से भी जो है वो करोड़ों रुपए के जले हुए बंडल मिलते हैं और वो व्यक्ति जो है वो इस्तीफा देते हैं, उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है? रिटायरमेंट ले ली, अब सारी सुविधाएं जो है वो उसको मिलती रहेगी। इसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2009 का मामला, जिसमें जस्टिस मित्तल, जिसके घर के ऊपर जो है वो केस पहुंचाया गया, गलती से वो दूसरे जज के दरवाजे पर पहुंच गया। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र के सतारा का एक ऐसा कांड जिसमें जमानत के बदले जो आरोपी था उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई और रंगे हाथों जो है वो जज पकड़ा गया। तो सवाल ये उठता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के जिन जजों के बाहर, गेट के बाहर जो है वो सिक्योरिटी होती है, उनके घर में केस पहुंचा कैसे?
क्योंकि वो पल्ला झाड़ सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका में क्या चल रहा है, अब यहां पर अरविंद केजरीवाल के मामले से हम जोड़कर देखते हैं तो क्या गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल का दूसरा जो जज आएगा वो अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी सांठगांठ ना हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में तो अभिषेक मनु सिंह भी और कपिल सिब्बल का प्रभाव अब हम कह सकते हैं कि थोड़ा कम हुआ है। लेकिन एक वक्त था जब जज जो है वो इनके मुताबिक ही फैसला करते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हमने देखे हैं कि दरवाजे जो है वो आधी रात को भी खुले हैं। किसके लिए खुले हैं? तीस्ता सीतलवाड़ के लिए खुले हैं। किसके लिए खुलते हैं? अरुंधति रॉय के लिए खुलते हैं। ये दोनों कौन है? अर्बन नक्सल का एक जाना पहचाना नाम, जो अरुणाचल को जो है वो एक जिसको डिस्प्यूट हिस्सा मानते हैं, चाइना के मैप में दिखाते हैं, और जम्मू कश्मीर के मामले को जो है वो यूएन पर डालते हैं। ये वो लोग हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आधी रात को खुल जाते हैं। और आप हैरानी की बात यह होती है कि उनको जमानत भी मिल जाती है। तो अब अरविंद केजरीवाल के मामले में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह साफ तौर से लग रहा है कि उनके खिलाफ यह मामला जा सकता है। और अब सवाल यह उठता है, क्योंकि स्वर्णकांता शर्मा ने जो इस पर टिप्पणी की, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर यह कहा कि आप मुझे घूरिए नहीं, तो अरविंद केजरीवाल जब यह कहते हैं कि वो नर्वस है, तो अरविंद केजरीवाल नर्वस क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर उनके ऊपर वापस से अगर केस चला, ट्रायल चला, तो 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, गोवा में है और गुजरात में है। और अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहेगा कि पंजाब में जो है वो उसकी सत्ता से वो बाहर हो जाए, क्योंकि पंजाब के संसाधन आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है और एक ही राज्य में सत्ता है। और अगर अरविंद केजरीवाल वापस से किसी ऐसे पचड़े में फंस जाते हैं तो इससे उनकी छवि खराब होगी, और जो कि उम्मीद कम है पंजाब में। लेकिन मैं इसलिए जो है वो उम्मीद कम नहीं मानता, क्योंकि चिर प्रतिद्वंदी या जो इसका प्रतिद्वंदी है वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की सच्चाई यह है पंजाब में कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है एक दूसरे को हराने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को किसी पार्टी को हराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है। और कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत भी नहीं है कि वह आम आदमी पार्टी को सीधे सत्ता से बाहर कर दे। अकाली दल का क्या हाल है वो आपको पता ही है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ यही एक जो है वो लगता है, वरना अरविंद केजरीवाल सीटें कम होगी, वो डेफिनेटली होगी, लेकिन सत्ता में रिपीट कर सकते हैं। होगा या नहीं होगा, जब चुनाव होंगे हम अगले साल, तब हम जो है वो उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो ऐसे ही है। अब इस मामले में जब हम रिक्यूजल की बात करते हैं तो अब इसका होगा क्या, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील तो पूरी रख दी। तो अब होगा ये कि इसके लिए एक अलग से बेंच बनेगी, वो इस पर सुनवाई करेगी, और फिर यह तय करना है स्वर्णकांता शर्मा ने कि वो इस सुनवाई से हटना चाहती है या नहीं हटना चाहती है। अगर स्वर्णकांता शर्मा इस सुनवाई से नहीं हटना चाहती है, और जैसा कि अब लग रहा है, क्योंकि यह मामला इतना हाईलाइट हो चुका है और पक्षपात के आरोप लगा अरविंद केजरीवाल खुले तौर पर लगा चुके हैं मीडिया के सामने भी और दलील रख के भी, तो सीधे तौर पर अब अगर स्वर्णकांता शर्मा हटती है तो फिर इसमें जो है वो न्यायालय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठेगा। और स्वर्णकांता शर्मा चाहेगी कि अब वो जो है वो इसकी सुनवाई करे और इस ट्रायल को पूरा करे, क्योंकि इससे पहले ट्रायल पूरा हुआ ही नहीं। तो अरविंद केजरीवाल इस तरीके के मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया, वापस हाईकोर्ट आ गए। अब अगर उनके खिलाफ जो है वो फैसला आता है तो वो इसको चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा तो उसमें दलील यह दी जाएगी कि इसकी सुनवाई जो है वो उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो चल रही है। तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं देते किसके ऊपर, स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर, कि वो सुनवाई कर सकती है या नहीं कर सकती, तब तक उसको होल्ड किया जाए। और ऐसे करके अरविंद केजरीवाल पूरी प्लानिंग के साथ इसको जो है वो चाहते हैं कि साल से 1.5 साल तक इसको डिले किया जाए, लेट लतीफी किया जाए, ताकि उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिले। और अक्सर राजनेता जो है वो ऐसे केसेस को ट्रायल के बेस पे जमानत लेनी होती है तो वो उसको डिले करते हैं, और फिर उसके बाद में एक आधार तैयार किया जाता है कि 6 महीने और 8 महीने हो गए, साल भर से जो है वो आरोपी जेल में बंद है, तो अब चूंकि ट्रायल में देरी हो रही है इसलिए उसको जमानत दी जाए, और ऐसे केसेस में जो है वो जमानत मिल भी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल अभी उसी दिशा में जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।